प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब अपना सीरीज शुरू कर दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जिसमें पहला लेक्चर हमारा था बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज हुए हैं उनका। अब बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट का भी यूज होना चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली पढ़ तो फिजिक्स रहे ना। तो फिजिक्स के लॉज जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक लॉज जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे लॉज को हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे और आज कुछ बेसिक टूल्स जो फिजिक्स के यूज हुए हैं उनके बारे में पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका लेक्चर 2 है ईएमटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स मतलब होता है नॉर्मल फ्लो। किसी भी कंपोनेंट का जो नॉर्मल फ्लो होता है वही क्या कहलाता है, फ्लक्स। जैसे आपने पानी का नल खोला और वाटर आपका जो है ऐसे गिर रहा है, नल का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस तरीके से वाटर उसके परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये क्या हुआ, वाटर फ्लक्स। ऐसे किसी भी एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर जो भी फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स ऑफ दैट। अब जैसे बोर्ड का एरिया है, इसके नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती हैं, विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस के, बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, जितनी पास होंगी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस की बस में तो है नहीं। हो सकता है कि ये ऐसे पास हों, इस तरीके से इतने एंगल पे पास हों, तब क्या करते हैं हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेते हैं। एरिया वेक्टर हमने कहा था एरिया वेक्टर है, और एरिया का जो वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसका सरफेस है, एरिया का वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटसाइड, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मली, परपेंडिकुलर नॉर्मली तो एक ही चीज़ है, किसी भी सरफेस के नॉर्मली या किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपने इंटरनेट में पढ़ रखा है, ये बेसिक टूल्स हैं कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका, दिस इक्वल टू, इट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड into सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। नॉर्मल कंपोनेंट क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्मली फ्लो करे, वो किसी एंगल पर भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे एक फिगर से हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है। ये सरफेस हमने ऐसा इसलिए बनाया कि इसका प्लेन इस तरीके से है,
इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं। तो सीधी सी बात है कि जो एरिया वेक्टर है वो इसके 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ds भी इसी डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू सरफेस, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा क्या हुआ, 0, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है एरिया वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस, सॉरी एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या कर रहा है, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हुआ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या कंडीशन है, पासिंग नॉर्मली थ्रू सरफेस। दूसरी बात, एक केस और मैं लेता हूँ इसी तरीके से। मैं सरफेस ऐसे ही रहने देता हूँ, अब की बार लाइन्स ऐसे पास हो रही हैं, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्मल टू सरफेस, ये है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये ds है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो नॉर्मल टू सरफेस है, ये 90 डिग्री बना रहा है सरफेस से एंगल, इससे थीटा एंगल पे है, कुछ एंगल पे है, इसी के डायरेक्शन में नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसी तरफ एरिया वेक्टर भी है, ये नॉर्मल टू सरफेस एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी ऐसे ही पास कर रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं और एरिया वेक्टर ऐसे हैं। जैसे हम बोर्ड में अगर समझें तो मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस आपका ऐसे पास हो रही हैं और एरिया वेक्टर तो ऐसे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों में एंगल क्या है, ये थीटा 90 थीटा एंगल है दोनों में। ये ब्लैक मार्कर क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस, ब्लू मार्कर क्या है, एरिया वेक्टर। तो ये ब्लैक मार्कर जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इनका कंपोनेंट इधर अगर लेंगे तो कुछ कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर अगर हम लेंगे तो ये क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होता है, ए कॉस थीटा, इधर क्या होता है, ए साइन थीटा। एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, दूसरे डायरेक्शन में क्या होता है, ए साइन थीटा। कैसे होता है ये आपको पता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से होता है। तो उतनी मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको आज फिजिक्स का काम है। तो ये हुआ ई कॉस थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो अगर हम थोड़ा सा सरफेस लें ds, ठीक है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स हम इस फार्मूले से निकालें तो कितना आएगा। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर। चाहे आप बोलो एरिया वेक्टर, चाहे बोलो यहाँ नॉर्मल टू सरफेस, बात एक ही है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, ये सरफेस के नॉर्मल है। तो इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया
आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस ds ये थोड़ा सा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा, डी फाई या डी फाई ई लिख दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस ds क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फार्मूला भी लिखा था, जो कि है ई कॉस थीटा इनटू सरफेस एरिया ds। ठीक है, तो ये हो गया डी फाई ई क्या हुआ, ई डी एस कॉस थीटा। और आपने पढ़ा है वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट में, कि अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ई डॉट डी एस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे यहाँ ई डी एस कॉस थीटा लिखा है, इसके मतलब ये क्या होगा, ई डॉट डी एस, क्योंकि ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी। ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी एस। सो इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई डॉट डी एस। लेट इट बी क्वेश्चन 1। तो ये थोड़े से सरफेस डी एस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब पूरा सरफेस लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो कौन सा इंटीग्रल लेंगे, सरफेस इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि हमको सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस को बताना है। ठीक है ना, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out normally through whole surface पूरे सरफेस के नॉर्मली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है एंड इट विल बी इंटीग्रेशन डी फाई ई। डी फाई ई यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो फाई ई क्या हुआ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और सरफेस इंटीग्रल है तो यहाँ एच लिख देंगे। ठीक है, यानी अब हमने कहा था यहाँ पर हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज करेंगे और बताएंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। यानी अगर कहीं पर आपको धोखे से लिखा मिल जाए क्या, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो आप क्या मान लोगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैथमेटिकल टर्म्स लिखा मिल गया क्या, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो आप क्या मान लेंगे, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह पे क्या यूज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आप क्या बोल देंगे, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ई की जगह पे क्या यूज हो जाए, बी यूज हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम अगर हम लिखें, इट इज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। यानी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसी पे जो आपका है गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉ आपने पढ़ा है,
वो क्या है, गॉस लॉ। वो गॉस लॉ हम जान लें क्या है, जान क्या लें, जानते ही हैं, ठीक। तो गॉस लॉ क्या है, इन सब का डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपने इंटर में पढ़ रखा है, ये रिमाइंडर है। वही बात कि अगला एपिसोड शुरू होने के पहले रिकैप दिखाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी है, रिमाइंडर है। और बस ये कॉन्सेप्ट आप जान लें। गॉस लॉ क्या है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, वो क्लोज्ड सरफेस में चार्ज रखे हुए हैं। अब चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी। चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। द चार्ज विच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। अब जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, इसके चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको चेक करने के लिए एक दूसरा चार्ज लाते हैं Q0, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक और चार्ज होता है पॉइंट चार्जेज, कि अगर 2 चार्ज लिए गए, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है उनके साइज से, तो उन चार्जेस को क्या बोला जाता है, पॉइंट चार्जेज। तो अभी हम सोर्स चार्ज की बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो कोई सोर्स चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, अगर पॉजिटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं, अगर निगेटिव है। ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों है तो इलेक्ट्रिक लाइंस उससे बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, और निगेटिव चार्ज क्यों है तो इलेक्ट्रिक लाइंस उसकी तरफ आती हैं, ठीक। तो कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लो आपके रूम में, रूम बंद है, चारों तरफ से ढका हुआ है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर ढेर सारे चार्जेज रखे हुए हैं, +Q -Q, इस तरीके से। तो जो +Q वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, उनसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, और जो नेगेटिव वाले हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी। तो कितना टोटल फ्लक्स निकला, ये गॉस बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से आता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट नॉर्मली थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out normally through a closed surface ये मान लो टोटल फ्लक्स phi E है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज phi E, इट इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ समेशन Q। समेशन Q क्या है, नेट चार्ज, पूरा ही लिख दें, 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब कि जो पॉजिटिव वाले होंगे वो ऐड होते जाएंगे और जो नेगेटिव वाले होंगे वो माइनस होते जाएंगे। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, समेशन Q। यानी जो टोटल फ्लक्स क्या होगा वो समेशन Q/ε0 होगा। ठीक, इट इज समेशन Q/ε0। अब क्योंकि फ्लक्स phi E क्या है,
इट इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दिस इज समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, किसमें, आपके क्वेश्चन 2 में इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन है, तो ये कहलाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो यह है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आते हैं, अगर इंटीग्रल फॉर्म है तो डिफरेंशियल फॉर्म भी होगा। अगर इंटीग्रल फॉर्म है तो क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म भी होगा, है ना। तो डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ से आएगा, इंटीग्रल फॉर्म से आएगा। कैसे आएगा, देखा जाता है। एक चीज़ आपको और बता दें, उसके पहले हम डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ें। एक चीज़ और जान लें कि जो समेशन क्यू है, जो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस है। एक एग्जांपल हम लें कि मान लो कि कोई सरफेस डाइपोल को इनक्लोज करता है। डाइपोल आपने पढ़ा ना, कि जिसमें 2 चार्जेज होते हैं, डाई, 2 पोल अपोजिट पोलरिटी, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो कोई सरफेस है जिसमें आपका डाइपोल इनक्लोज है, तो इसका समेशन क्यू क्या होगा बताइए। ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू 0। नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्लोज सरफेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई सरफेस डाइपोल इनक्लोज करता है तो जितनी लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रही हैं उतनी ही लाइन नेगेटिव चार्ज से अंदर आएंगी। तो कोई नेट लाइंस बाहर जाएंगी ही नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सरफेस encloses dipole, then summation q क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल हैज 2 चार्जेस विच इज 0। देन फ्रॉम टू आपका जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो 0। तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई सरफेस है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज करता है, तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और ये हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इट इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो हमारा फ़र्ज बनता है हम क्या पढ़ लें, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और कहाँ पर अभी चल रहे हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल रहे हैं, तो चलने दीजिए। अगली बात हम लोग ले लें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और कहाँ पर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इंटीग्रल फॉर्म से हम शुरू करते हैं।
सिंस इंटीग्रल फॉर्म क्या है, इट इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दिस इक्वल टू समेसन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर हमको पता है कि जो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और समेसन क्यू है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। आगे बढ़ते हैं। अब नेट चार्ज कैसे हम निकालेंगे? मान लो कई सरफेस होते हैं, जैसे सिलेंडर का अलग शेप है, उसमें भी चार्ज हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल है। क्यूबिकल हो सकता है, अगर किसी रूम में आप बैठे हैं। स्फेयर हो सकता है, ठीक है, स्फेयर भी हो सकता है। स्फेरिकल कंडक्टर मान लो कोई हो गया, तो अलग अलग शेप हो सकता है। तो अगर हमको यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता है तो पूरे वॉल्यूम का हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। एक है लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चाहे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा होता है चार्ज अपान लेंथ। एक होता है सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चाहे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। और सिग्मा क्या है? चार्ज अपान एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसे एक होता है रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? चार्ज अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रो जो है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम किसका? ऑफ एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी स्वतंत्र रूप से है, जैसे सिलेंडर का अलग हो गया, स्फेयर का अलग शेप हो गया, क्यूब का अलग हो गया। तो अगर क्यूब होगा तो उसका रो हो जाएगा, सिलेंडर हो गया तो उसका रो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यानी यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है? रो। तो स्मॉल वॉल्यूम डीवी में क्या चार्ज होगा? चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी, वो क्या हो जाएगा? वो डी क्यू है। सो इट इज रो डीवी। देयरफॉर नेट चार्ज या टोटल चार्ज इन होल वॉल्यूम पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ाना है, हमें इसका एप्लीकेशन बताना है। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? इट इज़ इंटीग्रेशन डी क्यू। और इंटीग्रेशन डी क्यू क्या हुआ? रो डी वी का इंटीग्रेशन। तो डी वी है तो वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो यहाँ वी लगाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। इट इज़ वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। तो ये नेट चार्ज है। अब नेट चार्ज की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। ठीक है, इधर जरा स्पेस बना लें तब तो पुट कर पाएंगे। using 3 in 1 यूजिंग 3 in 1 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस
1/ε0 अलग कर लिया और समेशन क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। तो 1/ε0 तो कांस्टेंट है उसके, चाहे उसको इंटीग्रेशन के इनसाइड रखो चाहे बाहर रखो, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े। तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल ρ/ε0 dv। तो अब एक इक्वेशन बना जिसके LHS में क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, और जिसके RHS में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। लेकिन हमें एक ही चाहिए, सबका मालिक एक, या तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल या तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, क्या बताया है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, क्या बताया है, बताया है आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है E डॉट डी एस, ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम को ऐसे लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लिया जाएगा डाइवर्जेंस dv। ओके, तो अब इसको कंपेयर करें तो दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे, उनका भी फर्ज है सेम हो जाएं। तो कंपेयरिंग 4 and 5 आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ई डी वी, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ρ/ε0 dv। दोनों को एक तरफ कर लें। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूँकि इसका वॉल्यूम इंटीग्रल इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है तो दोनों सेम होंगे। मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिकली सही नहीं है, ये अपराध है। क्या करना होगा, अगर आपको मैथ से प्रूव करना होगा, इसको इधर ले आना होगा, माइनस करना होगा, दोनों को एक इंटीग्रेशन में लिखना होगा, फिर आएगा डाइवर्जेंस ई माइनस ρ/ε0 का इंटीग्रेशन 0। उस सबसे मतलब हमको नहीं है, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आप सीधे जानो फिजिक्स समझने के लिए कि इसका इंटीग्रेशन किसका, डाइवर्जेंस ई का इंटीग्रेशन ρ/ε0 के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल है। सो बोथ फंक्शंस विल बी सेम, यानी कंक्लूजन क्या निकलेगा, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू ρ/ε0। और ये क्या, डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो यही क्या होगा, दिस इज, ये इक्वेशन 6 ही क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी अगर कहीं आपको क्या लिखा मिल जाए, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू ρ/ε0, तो आप उसे क्या मानोगे कि ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में आते हैं। बस थोड़ा सा टाइम आपका और लेंगे और आएंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने लिखा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन Q/ε0, और फिर अभी आपने क्या कहा कि अगर डाइपोल होगा तो समेशन Q 0 होगा, तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस 0 हो जाएगा। ठीक है, यही था ना, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस 0 आया था कब, जब डाइपोल था। और अब जरा भैया बताओ कि मैग्नेट में तो हमेशा डाइपोल ही पाया जाता है, कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं है जिसमें एक सिंगल पोल पाया जाता होगा। जब भी होगा मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ ही पाए जाएंगे। और अगर डाइपोल पाया जाएगा तो वहाँ नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, 0। तो अगर किसी क्लोज सरफेस में आपका मैग्नेट रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, तो उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है,
मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे दिखाएंगे, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, हमने बताया ना, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, किसी क्लोज सरफेस से जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट पोल स्ट्रेंथ वो जीरो होता है। ओके, ऐसे ही जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। अब ऐसे ही अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म लेना होगा किसका, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ रो तब आया, कब आया, जब क्यू था, समेशन क्यू था। तो जब यहाँ समेशन क्यू है ही नहीं, पोल स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ से जीरो आएगा, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यह है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। और ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी है, जो क्या बताता है कि मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं पाया जाता है, मैग्नेट में जब भी पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, दो पोल पाया जाएगा, क्योंकि निकलने वाला टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से क्या है, जीरो है, इसलिए मैग्नेट में दो पोल पाया जाएगा। तो आज की यात्रा को हम यहीं रोकना चाहेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी और भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ईएमएफ पढ़ाना है, डाइलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट पढ़ाना है, और कैसे हम इक्वेशंस डिजाइन करेंगे ये भी पढ़ाना है। आज यहीं पर आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।